नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल आपके उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार के जो संस्थान है उसके बारे में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये आपके राजधानी देहरादून में ये सही सुमेलित है। जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है ये भी आपके रुड़की में है, ये भी सही सुमेलित है। और जो वन अनुसंधान संस्थान है ये भी आपके राजधानी देहरादून में ये भी सही सुमेलित है। जो शीत जल मत्स्य अनुसंधान निर्देशालय है, इसके सामने हल्द्वानी दिया गया जो कि गलत है। जो शीत जल मत्स्य अनुसंधान निर्देशालय ये आपके नैनीताल के भीमताल में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना है कौन सा इसमें गलत दिया गया है। इस वजह डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सवों के बारे में कौन सा कथन गलत है या कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि आई उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एस्को हरिद्वार में हुआ था। तो पहला सही सुमेलित है। जो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपके हरिद्वार में हुआ था। जो टिहरी झील महोत्सव हुआ था ये आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो हुआ था ये आपके योग की नगरी ऋषिकेश में हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। इंडो हिमालयन एक्सपो के सामने देहरादून दिया गया जो कि गलत दिया गया है। जो हिंडा इंडो हिमालयन एक्सपो का जो सम्मेलन हुआ था ये आपके हरिद्वार में हुआ था, ना कि आपके देहरादून में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। तो 38वें खेलों जो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होता है ये आपके उत्तराखंड में हुआ था। और भारत 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को लिए तैयार कर रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 26वें नंबर के जो आपके राष्ट्रीय खेल होंगे ये आपके मेघालय में होंगे। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इसका उद्घाटन तो आपके देहरादून में हुआ था और इसका समापन आपके राजधानी सॉरी इसका समापन आपके हल्द्वानी में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है। जो फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड जो किताब है ये आपके पुष्पेश पंत के द्वारा लिखी गई किताब है। विक्ट्री मंथ द लीडर्स पाथ टू सक्सेस किताब ये आपके पुष्पेश पंत के द्वारा लिखी गई थी। लजतनामा जो किताब है ये भी आपके पुष्पेश पंत के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन जो हिमालय के जो बर्फ है ये आपके पुष्पेश पंत के द्वारा नहीं लिखी गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमालय के बर्फ नामक जो किताब है ये आपके राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई थी। और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा एक प्रसिद्ध किताब दूसरी भी लिखी गई थी, इसका नाम आपके हिमालय परिचय है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि हिमालय परिचय नामक किताब किसने लिखी थी। तो राहुल सांकृत्यायन का नाम ध्यान रखना। और हिमालय बर्फ के लेखक भी आपके राहुल सांकृत्यायन है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह का कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो 38वें खेल हुए थे ये आपके उत्तराखंड में हुए थे और इसका जो समापन हुआ था ये आपके हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में अमित शाह के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून का जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ से आपके 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई थी और इसका उद्घाटन आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया था। तो समापन आपके हल्द्वानी में हुआ था, शुरुआत देहरादून में हुई थी। समापन में अमित शाह ने किया था और उद्घाटन आपके मोदी जी ने किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलक्यारा सुरुंग डैश डैश तक फैली है जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान है। इसकी लंबाई कितनी है। तो जो सिलक्यारा सुरंग है ये आपके 4 या यूं बोले कि 4,531 की दूरी तक फैली हुई है। और ये आपकी गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की आपकी 20 किलोमीटर की दूरी कम करती है। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है। तो जो फूलों की घाटी है ये आपकी चमोली में स्थित है। और फूलों की घाटी आपके विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और इसको 2005 में
इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके असम में स्थित है और 1985 में इसको आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूची में शामिल किया गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और ये आपके असम राज्य में है। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपको उत्तराखंड में, और इसको 1988 में आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। और जो भारत के जो पर्वतीय रेल मार्ग है, इसके जो भारत के 3 पर्वतीय रेल मार्ग हैं इनको आपके यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। एक तो आपके दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, इसको 1999 में आपके शामिल किया गया था। और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में है। और नीलगिरी जो माउंटेन रेलवे है इसको 2005 में यूनेस्को ने इसमें शामिल किया था और ये आपके तमिलनाडु में है। और जो कालका शिमला रेलवे है इसको भी आपकी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था और इसको 2008 में शामिल किया गया था। तो ये सारे जो फूलों की घाटी हुई, काजीरंगा हो गया, नंदा देवी होगी, या भारत के जो 3 पर्वतीय रेल मार्ग है इनको आप सबको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। लेकिन आपको बताना था कि इसमें कौन उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें जो फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य में है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो जो श्रीमती राधा बहिन भट्ट है इनको आपके सामाजिक कार्यों के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच प्रसिद्ध इतिहासकार है और 2024 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो डॉक्टर माधुरी बड़तवाल है ये आपके उत्तराखंड की लोक गायिका है और ये आकाशवाणी में संगीतकार बनने वाली पहली महिला है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके अशोक के शिलालेख के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 2 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ये आपकी प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेंगे। दूसरा कथन कह रहा है कि मानसेरा और साबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो मानसेरा और साबाजगढ़ी अभिलेख है ये आपके पाकिस्तान में स्थित है और इसकी भाषा आपकी प्राकृत है और लिपि इसकी खरोष्ठी है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तो पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, दोनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन इसमें 2 सूचियां दी गई है, एक तरफ आपके जीवन चरित्र दिया गया, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो रामचरित जीवन चरित्र के जो लेखक है आपके संध्या कर नंदी इसके लेखक है। और नव सहसा कर चरित के लेखक आपके पदम गुप्त है। और कुमार पाल चरित के लेखक आपके हेमचंद्र है। और विक्रमादेव चरित के लेखक आपके बिलहन है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। तो जो खजाइन उल फतू है ये आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नू सिपहर भी आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। मिफ्ता उल फतू भी आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। किरात उल सादेन भी आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो ये सारों के सारे जो ग्रंथ है ये आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान ए दीवान ए अमीर खोई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो दीवान ए अमीर कोई डिपार्टमेंट था इसकी स्थापना आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। और दीवान ए कोई जो डिपार्टमेंट था ये आपके कृषि सुधार से संबंधित था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये इनको आपके स्वप्नशील पागल रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। और ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गए थे। जो अलाउद्दीन खिलजी है ये आपके खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए, जैसे उन्होंने सेना को नगद वेतन दिया था और स्थायी सेना इन्होंने रखी थी। और घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी इन्होंने अपनाई थी, या प्राइस कंट्रोल थ्योरी जो दी थी आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी। और 1296 से लेकर 1316 तक आपके अलाउद्दीन खिलजी आपके खिलजी वंश के राजा रहे थे।
जो फिरोज शाह तुगलक है ये आपके तुगलक वंश का राजा था। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ प्रमुख काम किए गए थे, जैसे उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था, सिंचाई कर भी इन्होंने लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने आपके दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। और दीवान ए खैरात की डिपार्टमेंट की स्थापना भी आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। जो शेरशाह सूरी है ये आपके सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। और शेर का इनका उपनाम था। और इनका शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। और इसी शेरशाह सूरी ने आपकी जीटी रोड की मरम्मत कराई थी। और डाक प्रथा का जो प्रचलन शुरू की डाक प्रथा प्रचलन की जो शुरुआत की थी भी आपके शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपको बताना था कि दीवान ए अमीर एक हुई डिपार्टमेंट का स्थापना किसने की थी, तो आपके मौत बिन तुगलक जी ने की थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि चिराग ए दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय थे। तो चिराग ए दिल्ली के नाम से जो सबसे लोकप्रिय थे ये आपके नासरुद्दीन महमूद महमूद फेमस थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शेख निजामुद्दीन थे ये आपके दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे। जो फरीदुद्दीन मसूद थे ये आपके 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध पंजाबी मुस्लिम संत थे। और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे ये आपके चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध फकीर या संत या विद्वान थे। तो पूछ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे, तो चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध फकीर थे, या यूं बोले कि चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि नासरुद्दीन महमूद को आपके चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाते थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में का सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और आपको बताना कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, बाद में सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी। तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये आपके 1526 में हुआ था। और जो खानवा का युद्ध हुआ था ये आपके 1527 में हुआ था। और जो गागरा का युद्ध हुआ था ये आपके 1529 में हुआ था। और जो चंदेरी का युद्ध हुआ था ये आपके 1528 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन सॉरी जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले आपके पानीपत का युद्ध आएगा, फिर आपके खानवा का युद्ध आएगा, फिर आपके चंदेरी का युद्ध आएगा, फिर आपका गागरा का युद्ध आएगा। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो जो बसावन था ये आपके प्रसिद्ध चित्रकार था। और बसावन आपके अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। जो मनोहर था ये आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे। और मनोहर जो चित्रकार थे ये आपके जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। जो विशुन दास थे ये आपके चित्रकार थे। और विशुन दास भी आपके जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। और मंसूर भी आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे। और मंसूर जो चित्रकार थे ये आपके जहांगीर के दरबार का चित्रकार थे। तो मनोहर, विशुन दास और मंसूर जो थे ये आपके जहांगीर के चित्रकार थे। और लेकिन जो बसावन जो था ये आपके अकबर का चित्रकार था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन से चित्रकार आपके जहांगीर के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि इन तीन कथनों में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी जब 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, जिस समय आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। और इसकी स्थापना आपके मुंबई में की गई थी। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बनाए थे ये आपके लाला लाजपत राय को बनाया गया था। तीसरा कथन कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एस ए डांगे के द्वारा 1929 में की गई थी। तो तीसरा कथन गलत है। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी आपके 1933 में की गई थी। और ये स्थापना आपके नारायण नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा की गई थी। तो इस वजह से तीसरा कथन गलत है। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो शाखाओं में विभक्त है। तो जो यजुर्वेद है ये आपके दो शाखाओं में विभक्त है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऋग्वेद है ये आपके सबसे प्राचीन वेद है। और इसको आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और इसमें आपके आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। जो सामवेद है ये आप इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और ये आपके ऋग्वेद पर आधारित है। और जो अथर्ववेद है ये आपका सबसे नया वेद है। और इसमें आपके मनुष्यों के विचार और अंधविश्वासों के जो विवरण देखने को मिलता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीग्रोथा पोलीब्रोता के नाम से जाना जाता था।
तो यूनानी ग्रंथों में जो पोलीब्रोता के नाम से जो फेमस था, ये आपका पाटलिपुत्र फेमस था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और पाटलिपुत्र की स्थापना आपके उदयन के द्वारा की गई थी, और ये आपके मगध साम्राज्य की भी राजधानी रही थी। जो अहिछत्रपुर है, ये आपके राजस्थान में स्थित है, और ये आपके उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। जो पाटन है, ये आपके वर्तमान में गुजरात में है, और ये आपके चालुक्य वंश की राजधानी रही थी। जो फिरोजपुर है, ये आपके वर्तमान में पेशावर के नाम से फेमस है, और ये आपके कुषाण साम्राज्य की राजधानी रही थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है, इसका गठन आपके 1938 में किया गया था, और इसका गठन आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इसकी जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये आपके जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको बनाया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, और देश के पहले गृह मंत्री थे। और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसके नायक आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आपके भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। जो जेबी कृपलानी थे, ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और जेबी कृपलानी आज़ादी के समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था, आपके 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो द इंडियन मुसलमान नामक किताब है, ये आपके डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो चार्ल्स मैकमिलन है, ये आपके आयरिश वास्तुकार थे। और जो सर सैयद अहमद खां थे, ये आपके प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे। और सर सैयद अहमद खान ही आपके जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। जो एम एन रॉय थे, आपके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, सिद्धांतकार थे, भारतीय क्रांतिकारी थे। और एम एन रॉय ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। और एम एन रॉय के द्वारा प्रसिद्ध किताबें जो लिखी गई थी, एक पहली किताब तो आपकी इंडिया इन ट्रांजिशन लिखी गई थी, और दूसरी जिनकी सबसे फेमस किताब थी, आपके द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स थी। तो पूछ सकते हैं कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स किसकी किताब है? तो ध्यान रखना एम एन रॉय की। इंडिया इन ट्रांजिशन किसकी किताब है? तो एम एन रॉय की, ध्यान रखना। तो द इंडियन मुसलमान किताब जो आपके डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई थी, इसमें जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो बम्बई में जो धार्मिक सुधारों का जो आरंभ किया था, ये आपके परवंश मंडली के द्वारा शुरू किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और इस परमंश मंडली की स्थापना आपके गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी, और इसका गठन आपके 1859 में किया गया था। जो प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना आपके 1867 में मुंबई में की गई थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना आपके केशव चंद्र सेन, एम जी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से की गई थी। जो देवबंद स्कूल है, इसकी स्थापना आपके 1866 में की गई थी, 1866 में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके सहारनपुर में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके मोहम्मद काशिक ननदकी और हेमद रशीद हेमत गंगोई के द्वारा की गई थी। तो पूछ सकते हैं कि देवबंद स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो महमूद काशिम ननदकी और रशीम अहमद गंगोई के द्वारा की गई थी। और जो ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना आपके 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसमें जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा के शिक्षा की सार्जेंट योजना कब आरंभ की गई थी? तो शिक्षा की जो सार्जेंट योजना थी, ये आपके 1944 में शुरू की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और 1902 में आपके अनुशीलन कमेटी का गठन किया गया था, और 1948 में आपके डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी, और 1856 में आपके हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, और 1856 में ही आपके अवध का ब्रिटिश में विलय कर दिया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन कथनों पर विचार किए, और आपको बताने हैं तीन कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था।
तो जब उत्तराखंड में जो गोरखाओं का जो शासन हुआ था, और उस समय जो गोरखा प्रशासन का जो न्यायाधीश होता था, उनको विचारी कहा जाता था। तो ये ऑप्शन, पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो अन्य न्यायकर्ता होते थे उनको सभा कहा जाता था, और जो न्यायाधीश होता था उसको विचारी कहा जाता था। तीसरा कथन कह रहा है कि त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो तीसरा कथन गलत है। जो न्यायिक अधिकारी होते थे उनको सुबह कहा जाता था। तो जो और जो त्वरित न्याय कराने वाले नामक अधिकारी जो होते थे, दिव्य नहीं बल्कि आपके सुबह नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। इसमें पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए जिन्हें आपके कारगी, बोहरा, तड़ागी और चौधरी कहते थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो सोमचंद है ये आपके चंद्रवंश के संस्थापक थे, और इन्होंने 4 किलेदार नियुक्त किए थे जिनका नाम आपके कारगी, बोहरा, तड़ागी और चौधरी था। दूसरा कथन कह रहा है कि उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो कारगी, बूरा, तड़ागी और चौधरी होते थे, इनको 4 आल कहा जाता था। तो ये पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, ये सोमचंद आपके जो कुमाऊं में जो चंद्रवंश की स्थापना की थी, आपके सोमचंद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण की क्या कर्तव्य थे। तो औपनिवेशिक काल में या अंग्रेजों के काल में जो उत्तराखंड में जो कम्यून होते थे, इनको ये दायित्व दिया गया था कि जो निर्धारित गांव होते थे उनसे राजस्व को इकट्ठा करना था या टैक्स को इकट्ठा करना था। तो ये ऑप्शन ये कह रहा है कि निर्धारित गांव में है राजस्व एकत्रित करना। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके 1857 के रिवोल्ट के बारे में पूछा गया है, और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि सैयद अहमद खान के द्वारा कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखी गई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो सैयद अहमद खां के द्वारा जो किताब लिखी गई थी आपके कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखी गई थी, और ये किताब आपके 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई थी। इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो मंगल पांडे थे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और इनको आपको 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसमें लखनऊ की जो लीडरशिप थी आपके आपके हजरत महल के पास थी, या यूं बोले कि हजरत महल ने यहाँ से क्रांति को लीड किया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चौथा कथन गलत है। जो बरेली में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 के रिवोल्ट में, ये आपके खान बहादुर खान ने किया था, ना कि आपके नाना साहब ने। और नाना साहब ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये आपके कानपुर में किया था। यही बोले कि कानपुर के नेतृत्व आपके नाना साहब ने संभाला था। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन भी ठीक है, लेकिन चौथा कथन क्या है इसमें गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत के अकाल से संबंधित है। तो जो कैंपेबल आयोग है इसका गठन, या यूं बोले कि कैंपेबल कमीशन जो है इसका गठन आपके 1866 में किया गया था। और इस कैंपेबल कमीशन का गठन आपके उड़ीसा में जो भीषण अकाल पड़ा था उसके कारणों की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। और ये कैंपेबल आयोग का गठन आपके सर जॉर्ज कैंपेबल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, और ये आपके अकाल से संबंधित है। जो लयाल आयोग है या इसका गठन आपके 1897 में किया गया था, और इसका गठन आपके जेम्स लायल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और ये कमीशन भी आपके अकाल से संबंधित है। जो स्ट्रेची कमीशन है या स्ट्रेची आयोग है इसका गठन आपका 1880 में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता ये इसका जो गठन किया गया था ये आपके सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया था। और इसका गठन आपके जो 1876-78 में जो अकाल पड़े थे उससे निपटने के लिए इसका गठन किया गया था। और जो हंटर आयोग है या हंटर कमीशन है इसका गठन आपके 1882 में किया गया था, और इसका गठन आपके सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इस हंटर कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा
की स्थिति का आकलन करना है और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें करना इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था। तो जो कैंपेबल आयोग है, लयाल आयोग है, स्ट्रेची कमीशन है, ये तीनों के तीनों कमीशन तो आपके अकाल से संबंधित है, लेकिन जो हंटर कमीशन है ये आपकी शिक्षा से संबंधित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो जो गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा इसका गठन आपके तारादत्त गहलोत के द्वारा किया गया था। और जो गढ़वाल हितकारिणी सभा इसका गठन आपके 1901 में किया गया था और 1905 में इसका नाम चेंज करके आपकी गढ़वाल यूनियन किया गया था और इसका गठन आपके तारादत्त गहलोत के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने कुमाऊं के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था? तो जो ह्वेनसांग थे ये आपके चीनी यात्री थे और ये ह्वेनसांग आपके हर्षवर्धन के समय भारत आए थे और उसी समय ह्वेनसांग आपके उत्तराखंड की यात्रा पे भी आए थे और ह्वेनसांग ने उत्तराखंड का जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसको आपके ब्रह्मपुर से नाम से संबोधित किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कार्तिकेयपुर है ये आपके चमोली में स्थित है और कार्तिकेयपुर आपके कत्यूरी वंश की राजधानी रही थी। जो तालेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इस तालेश्वर से आपके कुछ ताम्रपत्र में मिले हैं। जो पांडुकेश्वर है ये आपके चमोली में है और पांडुकेश्वर आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो जो देहरादून में होम रूल लीग की जो शाखा का जो गठन किया गया था ये आपको 1918 में किया गया था और ये गठन आपके राजधानी देहरादून में किया गया था और इसका गठन आपके स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो स्वामी सत्यदेव थे ये आपके आर्य प्रसिद्ध आर्य समाज के सन्यासी थे और ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी भी थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक है और आर्य समाज की स्थापना 1875 में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती आपके वेदों के ऊपर बहुत विश्वास करते थे और इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके वेदों की ओर लौट का नारा दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम आपके मूल शंकर था। जो तारादत्त गैरोला ये आपके गढ़वाल यूनियन के संस्थापक थे और तारादत्त गैरोला के द्वारा ही आपकी गढ़वाल हितकारिणी सभा गढ़वाल यूनियन का भी गठन किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बिगाड़ प्रथा को अवगत कराया था? तो 1918 में बद्रीदत्त पांडे की जो मुलाकात हुई थी गांधी से ये आपकी कलकत्ता में हुई थी और इसी कलकत्ता बैठक में गा, गांधी जी की कुली बिगाड़ प्रथा से अवगत कराया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दिल्ली है भारत की राजधानी है और दिल्ली को 1912 में भारत की राजधानी बनाया गया था। जो लखनऊ है ये आपके वर्तमान में आपकी यूपी की राजधानी है, यूँ बोले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ को आपके नवाबों का गढ़ के उपनाम से जाना जाता है। और जो मुंबई है आपके भारत की वित्तीय राजधानी है और मुंबई आपके महाराष्ट्र की राजधानी भी है और यही मुंबई आपके सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, एलआईसी, जीआईसी जैसे संगठनों का भी मुख्यालय भी यहीं पे है। या यूँ बोले कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में है, जीआईसी का मुख्यालय आपके मुंबई में है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो कठिमा कांड हुआ था ये आपके 1 सितंबर 1994 को हुआ था, ये सही सुमेलित है। जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था ये आपके 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। और जो काला दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में ये आपके 1 सितंबर 1994 की जो घटना हुई थी उसको काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही सुमेलित है। मसूरी कांड के सामने दे रखे 3 सितंबर 1994 को, जो मसूरी कांड जो हुआ था ये आपके 2 सितंबर 1994 को हुआ था, ना कि आपके 3 सितंबर 1994 को। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो टिहरी रियासत में जो अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी ये आपके प्रताप शाह के समय हुई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये बहुत बार पूछते हैं कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस समय हुई? तो ध्यान रखना आपके प्रताप शाह। और इसी प्रताप शाह के समय आपके प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी हुई थी और पुलिस विभाग का भी गठन हुआ था और इन्हीं के समय आपके डांडक आंदोलन भी हुआ था। और ये डांडक आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1882 में हुआ था और प्रताप शाह का समय जो था आपके 1871 से लेकर 1886 तक था।
जो नरेंद्र शाह थे ये आपके इनका समय आपके 1913 से लेकर 1946 तक के आपके टिहरी रियासत के राजा रहे थे। और नरेंद्र शाह को आपके गढ़वाल का शेरशाह सूरी के उपनाम से जाना जाता है। और नरेंद्र शाह ने आपकी कृषि बैंक की स्थापना की थी टिहरी में 1920 में। जो भवानी शाह है आपके टिहरी रियासत के राजा रहे थे। और 1859 से लेकर 1871 तक ये टिहरी के राजा रहे थे। और इन्होंने सूरदर्शन शाह की ये यूं बोले कि भवानी शाह जो थे आपके सूरदर्शन शाह के उत्तराधिकारी था। जो सूरदर्शन शाह था ये पंवार का पहला स्वतंत्र राजा था। पंवार वंश का पहला स्वतंत्र राजा था। और इन्होंने आपके टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। और 1815 से लेकर 1859 तक ये आपके टिहरी रियासत के राजा रहे थे। और इन्होंने आपके टिहरी गढ़वाल को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो जो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था ये आपको 1916 में किया गया था। और कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपको 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। और इस की अध्यक्षता जो की थी आपके जयदत्त जोशी जी ने की थी। और जो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये आपके हल्द्वानी में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन आपके 1918 में हुआ था। और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपके तारादत्त गेरोला के द्वारा की गई थी। जो कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ये आपके कोटद्वार में हुआ था। और यह अधिवेशन आपके 1919 में हुआ था। और इस तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपके बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की गई थी। जो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन हुआ था ये आपके काशीपुर में हुआ था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कुमाऊं परिषद की चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था। काशीपुर में। पहला आपके अल्मोड़ा में, दूसरा हल्द्वानी में, तीसरा कोटद्वार में, चौथा काशीपुर में। पहले की अध्यक्षता आपके जयदत्त जोशी ने की थी। दूसरे की अध्यक्षता आपके तारादत्त गेरोला ने की थी। और तीसरे की अध्यक्षता आपके बद्रीदत्त पांडे ने की थी। पहला अधिवेशन आपके 1917 में हुआ था। दूसरा आपके 1918 में हुआ था। तीसरा आपके 1919 में हुआ था। तो ये ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके सामने तीन कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो फतेह शाह थे ये आपके परमार वंश के राजा थे। और उन्होंने गुरु राम राय को आपके अपने राज्य में आमंत्रित किया था। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण का स्वागत किया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। फतेह शाह ने जो देहरादून में जो गुरु राम राय के द्वारा जो गुरुद्वारा बनाया गया था उसके निर्माण का स्वागत आपके फतेह शाह जी ने किया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने चार गांव छया वाला भुजन वाला पंडितवाड़ी और घंटा वाला उन्हें भेंट दिए थे। तो तीसरा कथन गलत है। पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इन्होंने ऐसे कोई चार गांव उनको दान नहीं दिए थे। इस वजह से सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1814 में 1814 ईस्वी के अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1814 में जो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था। और ये युद्ध आपके देहरादून में ये युद्ध हुआ था। नाला पानी का जो युद्ध के नाम से फेमस है। इस समय जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे आपके मेजर जनरल ग्लेस्पी कर रहे थे। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोना का अग्रणी उत्पादक देश है। तो गोल्ड का जो सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक देश है ये आपके चाइना है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यूएसए है ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और यूएसए की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है। जो कनाडा है ये भी आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है। जो दक्षिण अफ्रीका है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानियाँ तीन राजधानियाँ हैं। और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है आपकी पिटोरिया है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है। तो जो शिवालिक रेंज है ये आपके जो असंपीड़ित अवसाद सामग्री है उससे मिलकर ये बनी हुई है या उससे निर्मित हुई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में पूछा गया। और आपके सामने दो कथन और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पृथ्वीपति शार के दरबार में मई 1658 में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए थे।
तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो पृथ्वीपति शाह के दरबार में आपके श्याम दास और हरदास आए थे, और ये आपके 1658 में आए थे। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्वीर तस्वीरदार का पद मिला था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेल द्वारा 1833 में किस स्थान पर देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। तो ट्रेल द्वारा जो 1833 में जो देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी, आपके अल्मोड़ा जनपद में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है, ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और नैनीताल को आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और नैनीताल आपका दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है उत्तराखंड का। जो देहरादून जनपद है, ये आपको उत्तराखंड की राजधानी है, और देहरादून उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी आपके देहरादून ही है। जो श्रीनगर, ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे है, और श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। में निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो भारत में जो पेट्रो रसायन उद्योग का जो सबसे बड़ा केंद्र है, ये आपका जामनगर है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, और ये जामनगर आपके गुजरात में है। जो ट्राम्बे है, ये आपके महाराष्ट्र में है, और इसी ट्राम्बे में आपके बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। जो रत्नागिरी आपके महाराष्ट्र में है, और रत्नागिरी आपके अल्फांसो जो आम है उसके लिए फेमस है, और रत्नागिरी आपके बाल गंगाधर तिलक की जन्मभूमि भी है। जो बड़ोदरा है, ये आपके गुजरात में स्थित है, और बड़ोदरा आपकी संस्कृति नगरी के उपनाम से भी जानी जाती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है। तो जो नवा शिवा बंदरगाह है, ये आपके पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जो चेन्नई है आपके तमिलनाडु की राजधानी है, और जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांश विस्तार कौन सा है। तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, ये आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच अक्षांशीय विस्तार है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो ट्रांस हिमालय का जो सबसे बड़ा हिमनद है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बियापो है, ये आपके जो काराकोरम रेंज है, इसके इसमें उसका एक हिमनद है। जो बाल्टोरो है, ये आपके काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, और ये आपके पाकिस्तान के गिलगित क्षेत्र में स्थित है। जो स्पार है, ये आपके ग्लेशियर है, और ये भी आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही भाग है। या यूं बोले कि स्पार जो ग्लेशियर है, ये आपके काराकोरम पर्वत रेंज का ग्लेशियर है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन का प्रकार नहीं है। तो जो देवदार वृक्ष है आपके सदाबहार वृक्ष है, और जो सिल्वर पर है, ये भी आपका सदाबहार वृक्ष है। जो ब्लू पाइन है, ये भी आपका सदाबहार वृक्ष है। लेकिन जो साल साल है, ये आपका सदाबहार वृक्ष नहीं, बल्कि साल आपकी अपनी पत्तियां झाड़ देता है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट, निम्नलिखित देशों में किसका रेल नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है। तो जो रेल नेटवर्क का जो सबसे अधिक डेंसिटी है, रेल नेटवर्क की जो सबसे अधिक डेंसिटी देखी जाती है, आपकी यूएसए की देखी जाती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कनाडा है, ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है। जो रशिया है, ये आपके यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों देशों में आता है, और रशिया आपके अंतर महाद्वीपीय देश है, और रशिया की राजधानी आपकी मास्को है। जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से झीलों का उसकी साइज के घटते क्रम से सही क्रम बताना है आपको। तो इनमें सबसे बड़ी जो झील है, ये आपके सुपरियर झील है, और सुपरियर झील आपके कनाडा और यूएसए के बीच स्थित है। उसके बाद जो सबसे बड़ी झील है आपकी विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और विक्टोरिया झील आपके युगांडा, केन्या, तंजानिया के देशों के बीच पाई जाती है। उसके बाद जो विक्टोरिया झील के बाद जो सबसे छोटी झील है आपकी मिशिगन झील है, और मिशिगन जो झील है ये आपके यूएसए में स्थित है। और जो चिल्का झील है, ये आपके उड़ीसा में स्थित है।
जिसमें सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर झील है, फिर विक्टोरिया झील है, फिर मिशिगन झील है, फिर आपके चिल्का झील है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, ये सुपीरियर झील आपके कनाडा और यूएसए के बीच है, विक्टोरिया झील आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, मिशिगन झील आपके यूएसए में स्थित है, चिल्का झील आपके भारत के उड़ीसा में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों में किसके द्वारा निर्मित है? तो यूएसए का जो ग्रैंड कैनियन जो है ये आपके जो कोलोराडो नदी है उसके द्वारा ये निर्मित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने में जो सबसे अधिक समय लेता है आपका वरुण ग्रह लेता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वरुण ग्रह की खोज आपके 1846 में जॉन मार्ले के द्वारा की गई थी। और जो शनि ग्रह है ये आपके दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह ये आपका टाइटन है। तो पूछ सकते हैं कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और शनि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। जो अरुण है ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और अरुण को आपका लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और अरुण आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जो बृहस्पति है आपके सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा ग्रह है आपके ज्ञानी मीड है। तो जो बी सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ए एम डब्ल्यू जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो ए एम डब्ल्यू जलवायु पाई जाती है आपके पश्चिमी तटीय प्रदेश में पाई जाती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और उत्तरी पश्चिमी भारत में कोपेन के अनुसार जो जलवायु पाई जाती है आपकी बी एस एच डब्ल्यू पाई जाती है। और जो कोपेन के अनुसार जो थार मरुस्थल में जो जलवायु पाई जाती है आपकी बी डब्ल्यू एच पाई जाती है। और कोपेन के अनुसार जो उत्तरी मैदान में जो जलवायु पाई जाती है आपके सी डब्ल्यू जी पाई जाती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था। तो जो जैव विविधता शब्द या बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था ये आपके डब्ल्यू जी रोशन ने दिया था। जिस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन पूरे पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में प्रभावित करती है? तो जो आम्र बौछार वर्षा है ये आपके स्थानीय पवन जो है आपके पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में ये वर्षा करती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो लू है ये आपकी गर्म हवा है, और यह आपके अधिकांश आपके उत्तर भारत में चलती है। जो काल वैशाखी आपकी स्थानीय वर्षा है या यूं बोले कि आंधी तूफान का की घटना है, और ये आपके गर्म और ठंडी हवाओं के टकराने से ये इसका निर्माण होता है। जो मिस्ट्रल है ये आपकी ठंडी हवा है, और ये आपके उत्तरी पश्चिमी स्थानीय हवा है। और ये आपके दक्षिणी फ्रांस में उत्तरी भूमध्य सागर में लयाल की खाड़ी में बहती है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, दूसरी तरफ राज्य दिए गए, और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो शिमली नेशनल पार्क है ये आपके उड़ीसा में स्थित है। और इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जो कान्हा नेशनल पार्क है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है? तो उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक कृषि भूमि है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग है मुख्य सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्र क्षेप के मध्य स्थित है? तो जो लघु हिमालय जो है इसका मुख्य भाग आपके सीमांत क्षेत्र मुख्य केंद्र क्षेत्र के मध्य स्थित है। तो लघु हिमालय आपके मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्र क्षेत्र के बीच स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो हिमालय का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण तक, सबसे पहले आपका सबसे उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय आता है, उसके बाद आपका बृहद हिमालय आता है, उसके बाद आपका लघु हिमालय आता है, उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय आता है, और उसके बाद आपके तराई क्षेत्र आता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुट का आपको सही आंसर बताना है। पहला कथन कह रहा है कि पशुपालन कृषि एक अनुपूरक व्यवसाय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में कृषि के साथ साथ आपके पशुपालन भी किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है। तो पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण क्षरण से भेड़ पालन को इतना प्रभावित नहीं किया है। तो इसमें पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ आपके हवाई अड्डे दिए गए, दूसरी तरफ इनके जनपद दिए गए और आपको इनको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो नैनी सैनी हवाई अड्डा है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है, ये सही सुमेलित है। जो गोचर हवाई अड्डा है ये आपके रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि आपके चमोली में स्थित है, ये सही सुमेलित नहीं है। जो चिन्याली सैंड हवाई अड्डा है ये आपको उत्तरकाशी में स्थित है, ये सही सुमेलित है। और जो पंतनगर हवाई अड्डा है ये आपको उधमसिंह नगर में स्थित है, ये सही सुमेलित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गोचर हवाई अड्डा आपके रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि आपके चमोली में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य दिए गए, दूसरी तरफ राज्य उत्तराखंड के जनपद दिए गए और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बिनसर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। गोविंद वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और नंदौर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया और इसमें दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड जो है ये आपके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अत्यधिक संवेदनशील कैटेगरी में आता है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड के जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण से हमारे उत्तराखंड में जल संकट देखने को मिलता है और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी उसको भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये आपके दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो राज्य परिवर्तन परिषद है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2011 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि राज्य के जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना या उनको मार्गदर्शन करना है। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को दिया गया था। तो दूसरा कथन गलत है। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने का जो उत्तरदायित्व दिया गया था आपके राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद को दिया गया था, ना कि आपके राजस्व विभाग को। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। आप एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान देगी, दूसरी तरफ इनकी स्थापना वर्ष देगी और आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1955 में हुई थी और इसके सामने आपके 1989 दिया गया है कि जो कि गलत है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपके 1955 में हुई थी, ये सही सुमेलित नहीं है। जो राजा राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना आपके 1983 में हुई थी, ये सही सुमेलित है। और कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना आपके 1936 में हुई थी, ये सही सुमेलित है। और गंगोत्री नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी 1989 में की गई थी, ये सही सुमेलित है। तो जो गोविंद नेशनल पार्क है ये इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ना कि आपको 1989 में। इस वजह से ये ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी अभी कथन और कारण वाला दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन या कारण सही है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड वन और जैव विविधता से में समृद्ध है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में वन और जैव विविधता यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कारण कह रहा है कि धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करती है। तो कथन भी कारण भी ठीक है। जो उत्तराखंड में जो वन या यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी जो बनावट के जो पीछे जो मुख्य कारण है या इसकी धरातलीय बनावट है और यहाँ की जलवायु, तो इस वजह से ही हमारे यहाँ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैविकता को निर्धारण करते हैं। तो कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है।
तो इन नदियों में सबसे जो पश्चिमी नदी है आपकी यमुना नदी है, और उसके बाद आपकी बेलंगना नदी है, उसके बाद आपकी अलकनंदा नदी है, फिर आपकी गौरी नदी है। तो सबसे पश्चिम में आपकी यमुना नदी है, सबसे लास्ट में आपकी गौरी नदी है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा या आप सॉरी ए ऑप्शन जो होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित भू आकृतियों प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर सही क्रम बताना है। तो सबसे दक्षिण में उत्तराखंड में आपके तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा, और तराई क्षेत्र के उत्तर में आपको शिवालिक रेंज देखने को मिलेगी, और शिवालिक के उत्तर में आपको लघु हिमालय दिखेगा, और लघु हिमालय के उत्तर में आपको महान हिमालय दिखेगा, और महान हिमालय के ऊपर आपको ट्रांस हिमालय दिखेगा। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात के अवरोही क्रम उत्तराखंड के जनपदों का समूह कौन सा सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात देखा है, तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आपके अल्मोड़ा जनपद में है, उसके बाद आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, फिर आपका टिहरी गढ़वाल में, और आप उसके बाद आपके हरिद्वार में है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ खनिज क्षेत्र दी गई, खनिज दिए गए, दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दी गई है, आपको बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो डोलोमाइट जो है ये आपके देहरादून और पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलते हैं। सोप स्टोन भी आपके चमोली और बागेश्वर जनपद में देखने को मिलते हैं। ग्रेफाइट जो है ये आपके अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सिलिका सैंड है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में नहीं देखने को मिलेंगे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सिलिका सैंड उत्तराखंड में आपके टिहरी गढ़वाल देहरादून नैनीताल जनपदों में देखने को मिलेंगे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कथन, दो कथन दिए गए और आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि बन रावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो बन रावत है ये आपके उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़ जनपद, वहाँ के निवासी है। दूसरा कथन कह रहा है कि बन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरणशील कृषि करते थे। तो दूसरा कथन भी ठीक है, जो बन रावत जो है ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं, और इनको वन विभाग द्वारा जो प्रतिबंधित किए जाने वाले क्षेत्र होते थे, इसके बावजूद भी ये आपके स्थानांतरणशील कृषि करते थे। तो पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद।